नमस्कार। आज जो विषय मैं बोलने जा रहा हूँ वो समाज के 80% पॉपुलेशन को वो प्रभावित करता है। हर एक बंदा इसी से रिलेट करता है या इसका कोई ना कोई इसका असर समाज माध्यम पे पड़ता है और वो विषय है प्रोविडेंट फंड। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास करके सैलरीड पर्सन, मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने करता है। अब उसके बारे में एक ये जो विंटर सेशन चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें एक बिल आने वाला है। वो उसके बारे में प्रोसेस हो गई है। अब शायद वो बिल इसी विंटर सेशन में आने वाला है। अब वो विंटर सेशन में आने वाले बिल के बारे में बताना है तो ऐसा है कि अभी तक प्रोविडेंट फंड की जो वेज लिमिट थी वो 15,000 थी। इस बार वो 15,000 से हटा के वो 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रहा है। पहले 15,000 की जो वेज लिमिट थी उसका ईपीएफओ से डायरेक्ट कनेक्शन था और ईएसआईसी जो है उसका जो बेस था वो 21,000 था। अब वो ईपीएफओ और ईएसआईसी इसका क्या बाइफर्गेशन है, तो एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड है उससे रिलेटेड जो विषय था या वर्गीकरण था वो ईपीएफओ था और ईएसआईसी यानी वो पेंशन के बारे में जो विषय था वो उसमें वर्गीकरण आता है। अब जब पहले सैलरी 15,000 थी तो आपका कटता था जो प्रोविडेंट फंड का जो सब्जेक्ट था वो था सैलरी के 12%। अब 12% में से 8.33 जो है, जो खुद जो सैलरी कमा रहा है, जो एम्प्लॉय है वो दे रहा था एम्प्लॉय, और बचा हुआ 3.66 वो जो नौकरी दे रहा है, जो ओनर है या कंपनी है, वो उसको अफोर्ड कर रही थी। 3.67 आपका जो 12% का जो पार्ट था उसमें का 3.67 कंपनी बेयर कर रही थी और 8.33 आप खुद बेयर कर रहे थे। पर वो हिसाब से जब हम अगर कैलकुलेशन करें तो आपका 15,000 में से कट रहा था 1250 जो सैलरीड पर्सन है उसका, और आपकी कंपनी आपको दे रही थी 550। आपके जो पेंशन का जो प्रोविडेंट फंड का जो सब्जेक्ट था उसमें वो ऐड कर रही थी 550, कंपनी दे रही थी, और 1250 आपका कट रहा था। और उसका ईएसआईसी यानी जो पेंशन का जो लिमिट था वो बेस वो 21,000 था और वेज का 15,000। अब जब वेज लिमिट 30,000 होने जा रही है तो ईएसआईसी का भी जो लिमिट है वो 30,000 करने का और दोनों पैरेलल करने का सोच फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। यानी इसका मतलब ऐसा होगा कि आपका पेंशन ज्यादा कटेगा पर लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आपको आपका जो सम है वो एक मोटे तौर पे ग्रॉस अधिकतम मिलेगा, यानी वो लॉन्ग टर्म में और आखिर में जाके आपको उसका बेनिफिट रहेगा बिकॉज ऑफ ईपीएफओ एंड ईएसआईसी का जो बेस है वो एक रखने की वजह से। अच्छा, पहला जो बेस था वो 6,500 का था, उसको चेंज 2014 में किया गया था 15,000। अब 2014 से 10 साल तक कोई नहीं हटाया, कोई चेंजेस नहीं किए। अब 2024 में इसको 15,000 से 30,000 किया जा रहा है। ओके, अब इसमें का और एक विषय है तो वो है कि क्या ये कितना असरकारी या ये दूरगामी परिणाम देगा, क्योंकि समाज के 80% पॉपुलेशन से ये मैटर करता है, 80% से भी ज्यादा। तो बात ऐसी है कि मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो डेवलप्ड नेशंस है, अब हमारा देश फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशन होने जा रहा है। तो जापान और यूएस, यहाँ पे जो पेंशन स्कीम है उनकी तो ब्याज दरें है वो हार्डली 3 से 4% है, 5% से कम है। तो अभी हमारा जो पैसा कट रहा है वो आने वाले दिनों में जो उसका संग्रहित राशि होगा उस पर जो ब्याज मिलने वाला है, पेंशन मिलने वाला है,
वो आखिर के फाइनल बेस ग्रॉस अमाउंट पे मिलेगा, और उस समय का जो ब्याज दर है उसके बेस पे वो मिलने वाला है। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। और मुझे और एक बताना है कि जितनी की मेरी समझ है उतना मैं बता रहा हूँ, फिर डिसीजन आपको लेना है। कि बहुत से लोग भर भर के पीपीएफ, पेंशन, प्रोविडेंट पेंशन स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एसएसओ में पैसे डालते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आज जापान में और यूएस में और इंग्लैंड में जिन्होंने भी पेंशन स्कीम ली है उनकी रिटर्न्स बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि आने वाले दिनों में आज जो ब्याज दर है 7.5 या 8% है हमारे यहाँ पे, मैं आपको जिम्मेदारी से बोलता हूँ 10 साल के बाद वो 4% के आसपास रहने वाली है। जो कोई आज बंदा जॉब पे लग रहा है और 10 साल पहले लगा था, वो 20 साल के बाद रिटायर होने वाला है, तब की ब्याज दरें मैं आपको बता दूं बहुत कम रहेगी। क्योंकि यूएस में डॉलर का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। उन्होंने पूरे दुनिया में डॉलर को बांटा है, इसकी वजह से उनके पास डॉलर का समंदर है और इसकी वजह से उनके ब्याज दर कम है। सेम इट इज विद द जापान येन। तो ऐसे ही सिचुएशन आने वाले 20 सालों में, क्योंकि हमारी सरकार कहीं रुक नहीं रही है और हमारा जो पैसा है इसका कोई आधारभूत कोई कीमत नहीं है। वो बस गवर्नमेंट जब भी उसको चाहिए पैसे छापते जाता है, छापते जाता है। जब भी उनको डेफिसिट रहेगा वो पैसे छापते जाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। इसका सबसे बड़ा असर होता है रुपये का डिफ्लेशन होता है। महंगाई का इन्फ्लेशन होता है, रुपये का डिफ्लेशन होता है, रुपया सस्ता होता है। मुझे ऐसा लगता है ये संकल्पना थोड़ी सी हार्ड है, कोई लोगों को समझे नहीं लगने, उसके लिए अलग टॉपिक, अलग से मुझे एक बार टॉपिक लेना पड़ेगा। पर आने वाले दिनों में रुपये का डिफ्लेशन और महंगाई का, मैंने मुद्रास्फीति का इन्फ्लेशन होने वाला है। यानी रुपये की कीमत कम होगी पर महंगाई बढ़ेगी। वो एक वाइस वर्सा विषय है, कभी इस विषय में मैं टॉपिक पे बात करूंगा। पर मैं कुछ लोगों को मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, फिर वो डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन उनके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के फाइनल करें। पर मैं बताऊंगा कि एनपीएस और पीपीएफ स्कीम में आजकल आज की जो पीढ़ी है वो भर भर के पैसा डाल रहे, उसके बारे में फिर एक बार सोचो। क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं और इसका पूरा का पूरा जो इंडिकेटर्स या फिर बेस वो पेंशन स्कीम पे की जो रिटर्न है उस पे आने वाला है। क्योंकि वो समय पे क्या इंटरेस्ट रेट है उसका वहां पे बेस, वो जो आपकी ग्रॉस अमाउंट है उस पर पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब इसमें कई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों का अलग भी कहना हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो कोई भी आप जो कमेंट हो आप जरूर पास कीजिए मुझे, और इसमें से ये वीडियो में आपका क्या कमेंट आता है वो मुझे देखना है। मुझे इसका ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें और एक दो पार्ट मुझे जोड़ना है ये ईपीएफओ के बारे में। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आम लोगों की, यानी आप जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, इनकी इसके बारे में क्या सोचे। मैंने अभी जो 2-3 चीजें बोली इंटरेस्ट रेट के बारे में, इसके बारे में उनका क्या कहना है। और मैं आपको ये जिम्मेदारी से बोलता हूँ आगे के 10 सालों के बाद इंटरेस्ट रेट 5% से कम ही रहेगा एफडी का, ये तो मैं श्योर बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि आज से 10 साल पहले वो 9.5 था, 9.5 था। मैंने देखा है 2012-13 में 9.5 का था, वो अभी 7.5 पे आए और आने वाले 10 सालों में उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है। लेट इट, मुझे जितनी समझ है वो मैं आपको बताई जो पीपीएफ एनपीएस के बारे में, और ईपीएफ का भी और भी कुछ थोड़ी सी बातें बताने। लेट इट, वो विंटर सेशन में वो बिल को आने दो और कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लाता है क्या। मोटा मोटा है तो ये बिल का ये ढांचा इसे बना है, अब इसमें चर्चा होगी, इसमें और संशोधन हो गया और फाइनल बिल पास होने के टाइम पे और भी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होकर फाइनल होने वाला है। तब और हम लोग और भी एक बार फिर बार मिलकर बात करेंगे। आप भी आपके सुझाव, आपका कमेंट्स, आपको क्या लगता है ये जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स की राह देख रहा हूँ और आपके कमेंट्स मुझे और प्रोत्साहित करेंगे। इतना बता के मैं यहाँ पे आज रुक रहा हूँ। बाय।